तो जय श्री श्याम बच्चों, आज मैं बात करूंगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपका बिजनेस स्टडी का जो चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका एक क्विक रिवीजन है। ठीक है, मेक श्योर जो मैंने यहाँ पर नोट्स बनाए हैं आप हैंड रिटन नोट्स साथ साथ बनाते रहेंगे और चीज़ों को बड़े ध्यान से समझेंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो मेक श्योर कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएंगे। ओके, सो व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेसिकली कंसर्न फॉर मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। सर बेसिकली ये एक्टिविटी कौन परफॉर्म करता है बिजनेस के अंदर? बेटा फाइनेंशियल मैनेजर्स इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। उनका काम है कि देखना कि हर समय बिजनेस में सफिशिएंट कैश अवेलेबल है या नहीं है। सर सफिशिएंट कैश का क्या मतलब है? सर सफिशिएंट कैश का मतलब बेटे ये होता है कि बेसिकली अगर बिजनेस को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है तो उसके पास 10 लाख की ही रिक्वायरमेंट है, तो अकॉर्डिंगली उतना ही पैसा चाहिए। अगर वहाँ पर 10 लाख की जगह अगर 15 लाख की अगर आपने अरेंजमेंट कर रखी है तो अल्टीमेटली वो अरेंजमेंट आपने कहीं ना कहीं उसकी बियरिंग कॉस्ट आती है, राइट। अगर आपने लोन लिया है तो 15 लाख पर आप इंटरेस्ट पे करोगे, रिक्वायरमेंट 10 लाख की है तो कहीं ना कहीं 5 लाख पर जो एक्सेस आप इंटरेस्ट पे करोगे वो कंपनी के लिए नुकसान है। तो बिजनेस की हर ऑपरेशनल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजर्स ये इंश्योर करते हैं कि वो अच्छे से परफॉर्म होनी चाहिए एक्टिविटी, और उसके लिए जितनी भी सफिशिएंट कैश की रिक्वायरमेंट है वो होना चाहिए। अब सफिशिएंट कैश का क्या मतलब है? ना तो सरप्लस की सिचुएशन होनी चाहिए, ना ही शॉर्टेज होनी चाहिए। अगर शॉर्टेज होगी तो मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजर्स और क्या क्या ध्यान रखते हैं सर, ध्यान से देखिए। इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजर्स ये भी देखते हैं कि जो फंड्स अरेंज हुए हैं अल्टीमेटली उसको कहीं लगाना है, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो उनका ये भी एक डिसीजन है, उनका ये भी उनको कंसिडर करना होता है कि बेसिकली जिस भी प्रोजेक्ट में वो पैसा लगा रहे हैं वहाँ से हायर रिटर्न्स होने चाहिए, और कैश फ्लो की पोजीशन कैसी है, मतलब जहाँ पर मैं हम पैसा लगा रहा हूँ, जहाँ पर मैं पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूँ, जिस भी प्रोजेक्ट में हम पैसा लगाने वाले हैं वहाँ से हायर रिटर्न्स होने चाहिए और बदले में हायर इनफ्लोज भी वहाँ से मिलना चाहिए, तभी वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है और वहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन लूँगा कि वहाँ पर इन्वेस्ट कराऊँ या ना करूँ। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पॉइंट है आइडेंटिफाइंग सोर्स ऑफ रेजिंग द फंड्स लाइक डेट और इक्विटी। तो बेसिकली मेजरली दो सोर्सेज हैं जहाँ से जो है पैसा अरेंज हो सकता है, दैट इज डेट एंड इक्विटी। इक्विटी मतलब जहाँ पर कंपनी अपने शेयर्स को बेचती है और मार्केट में से पैसा अरेंज करती है। डेट मतलब है कि कर्जे का पैसा, यहाँ पर कंपनी में जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं वो कर्जे के थ्रू पैसा रेज करवाते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट। ओके, सो कौन सा सोर्स बेस्ट है अकॉर्डिंग टू बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, ये डिसाइड किया जाता है कि डेट से पैसा अरेंज किया जाए या इक्विटी से। इसके अलावा थर्ड डिसीजन एक और लेना होता है उनको। ठीक है, वो थर्ड डिसीजन ये है कि डिविडेंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। अगर मान लो मैंने इक्विटी से फंड्स रेज करे हैं तो जिन्होंने पैसा लगाया है वो भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हमने अगर कंपनी में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं तो बदले में हमें भी कुछ मिलेगा, तो उनका अर्निंग पर शेयर पे भी मेरे को ध्यान देना पड़ेगा। मेरे को टाइमली उनका अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज होता हुआ दिखना चाहिए, एज वेल एज टाइमली मेरे को उनको डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो कंपनी जब इन रिटर्न जनरेट करती है किसी प्रोजेक्ट से, दैट इज इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज, तो जब रिटर्न्स जो आपके हैं उस रिटर्न्स में से कंपनी को डिसाइड करना होता है। बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजर्स ये डिसीजन लेते हैं कि इसमें से कितना पैसा बिजनेस रिटेन करेगा और कितना एज अ डिस्ट्रीब्यूट कर देगा टू द शेयर होल्डर्स, ठीक है, एज अ डिविडेंड। ओके, तो इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा तीनों पॉइंट्स कि आपको ये तीनों चीज़ें कंसिडर करनी होंगी एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, और उसके बाद जो सफिशिएंट कैश की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वो आपको देखना है। इसके बाद आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सर व्हाट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? एक बहुत अच्छे एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ध्यान से देखो। मिस्टर श्याम है, मिस्टर श्याम ने हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करी हुई है, दैट इज ई स्कॉलर्स प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने 1000 शेयर्स परचेज करे हैं 50 रुपीज़ के हिसाब से, टोटल इनकी 50,000 की इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स परचेज किए हुए उन्होंने। आफ्टर 1 ईयर हुआ क्या कि हमारे शेयर की मार्केट प्राइस इंक्रीज हुई और 50 रुपये पर शेयर से बढ़कर 80 रुपये हो गया। सर ये 50 से बढ़कर 80 कैसे हो गया? बेटा होता क्या है, जब कंपनी ग्रोथ करती है तो कंपनी के ग्रोथ करने के साथ कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ती है, और जैसे ही डिमांड बढ़ती है एक्सपेक्टेशन की वजह से फिर क्या होते हैं, डिमांड के हिसाब से फिर शेयर के प्राइसेस जो हैं वो हाइक पकड़ते हैं, मतलब प्राइस हाई हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली देखो यहाँ पर 1 साल बाद अब जो मार्केट प्राइस हो गया वो 80 रुपीज़ हो गया, राइट। तो हमने इनको कितनी वैल्यू एडिशनल दी? देखो अब आज की डेट में अगर मैं वेल्थ कैलकुलेट करता हूँ तो इनके 1000 शेयर्स के हिसाब से 80 रुपये मतलब 80,000 की वेल्थ हो गई, और मैंने इनकी वेल्थ मैक्सिमाइज कितनी करके दी 1 साल बाद? देखो 80,000 माइनस 50,000 दैट इज 30,000। ओके, तो 30,000 इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आगे देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या उद्देश्य हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, क्या उद्देश्य हैं? देखो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो ये है कि जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, अल्टीमेटली जो शेयर होल्डर जो बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज होनी चाहिए, उनको कुछ मैं एडिशनल वैल्यू दे पाऊँ ताकि मार्केट में मेरी एक अच्छी छवि बनी रहे, एक अच्छा इमेज बना रहे, ताकि फ्यूचर में भी अगर मेरे को फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स मेरे साथ खड़े रहेंगे।
इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं, टेकिंग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। मेरे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी लेना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने हैं। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ छोटे टाइम ड्यूरेशन के प्रोजेक्ट होते हैं, तो वहाँ पर मेरे को इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में आता है। इसके अलावा मेरे को सफिशिएंट फंड्स जो है इंश्योर करने हैं हर पॉइंट ऑफ टाइम पर। हर ऑपरेशनल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए मेरे को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, और उस टाइम सफिशिएंट फंड्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाती है थ्रू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद है सिलेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर दैट कैन मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। मेरे को एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करना है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि बेटा जितना मेरे को फंड की रिक्वायरमेंट है ना, उसके अंदर ज़रूरी नहीं है मैं सारा पैसा डेट से ही अरेंज करूंगा या सारा पैसा मैं इक्विटी से ही अरेंज करूंगा। होता क्या है कि मैं एक बंडल तैयार करता हूँ अकॉर्डिंग टू द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, कि इसमें इतना पैसा मैं इक्विटी से रेज कर लेता हूँ, इतना पैसा मैं डेट से रेज कर लेता हूँ, सो दैट मेरी कॉस्ट कम से कम रहे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम रहे, और उस पैसे को अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो वहाँ से हायर रिटर्न्स जनरेट होंगे। अल्टीमेटली इनफ्लोज माइनस आउटफ्लो जब मैं करूंगा तो हायर रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, और हायर रिटर्न्स ही बिजनेस को चाहिए, राइट। तो मेरे को ये सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट है जिससे कि मैं अपनी शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करूंगा। कहने का मतलब वेल्थ इंक्रीज कब होगी, जब रिटर्न्स ज़्यादा होंगे। रिटर्न्स ज़्यादा कब होंगे, जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी और बदले में मैं रिटर्न्स ज़्यादा जनरेट करूंगा, इनफ्लोज किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से ज़्यादा जनरेट करूंगा, राइट। तो मेरे को एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर भी तैयार करना होता है। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। इसके बाद है प्रोवाइडिंग एडुकेट रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर्स। मतलब टाइमली मैं एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करा पाऊँ शेयर होल्डर्स को, राइट। जो कि एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे हैं बिजनेस में पैसा लगाने के बाद, वो एक एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे हैं, तो डेफिनेटली उनको एक अच्छा रिटर्न भी प्रोवाइड करवाना है। इसके अलावा सेफ्टी ऑफ फंड्स, मेरा फंड्स सेफ होना चाहिए, रिस्क फ्री होना चाहिए, ये भी मैं इंश्योर करता हूँ अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर के अंदर ब्रॉडली हम 3 डिसीजंस की बात करते हैं, दैट इज फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, तो फर्स्ट आपका फाइनेंसिंग है, सेकंड आपका इन्वेस्टिंग है, एंड थर्ड वन इज डिविडेंड। तो देखिए अब ध्यान से, तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं बेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर मेजरली 2 तरह के डिसीजन हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ध्यान से देखिए, सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेंगे, तो घबराना की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को आप कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोल सकते हो, या फिर मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोल सकते हो। इन तीनों में से कोई भी नाम देखने को मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ही पार्ट है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स डिसीजन रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग फंड्स ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। मैं किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाला हूं, उसके लिए मैं डिसीजन ले रहा हूं, दैट इज कंसर्न फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, या कैपिटल बजटिंग डिसीजन, या मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर क्या है, बेसिकली अंडर दिस फाइनेंशियल मैनेजर्स टेक्स डिसीजंस रिगार्डिंग वेदर टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊं या ना लगाऊं, कैसे डिसाइड करेंगे सर? ध्यान से देखिए, सिंपल सी बात है, मैं जब किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाला हूं तो मैं ये देखूंगा कि फ्यूचर में मैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से कितना इनफ्लो जनरेट करूंगा और इनिशियल मेरी जेब से कितना जाएगा, दैट्स इट। फ्यूचर के इनफ्लोज को मैं सीधा सीधा माइनस कर दूंगा इनिशियल आउटफ्लो से, तो डेफिनेटली मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि येस दिस प्रोजेक्ट इज बेस्ट, जिसमें मेरे इनफ्लोज ज्यादा होंगे आउटफ्लोज कम होंगे, वो प्रोजेक्ट मेरे लिए बेस्ट है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो, फॉर दिस इनफ्लोज आर कंपेयर्ड विद आउटफ्लोज। लाइक प्रोजेक्ट ए है और प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट ए के अंदर इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो से, तो डेफिनेटली इट इज करेक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। वहीं प्रोजेक्ट बी के अंदर इनफ्लोज कम है आउटफ्लो से, तो मैं इसको चूज नहीं करूंगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक बहुत ही क्रूशियल डिसीजन है, बिकॉज अल्टीमेटली इससे मेरे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होती है बच्चों। इट इज अ क्रूशियल डिसीजन एज अ डायरेक्टली इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, और इरिवर्सिबल नेचर के हैं, बिकॉज एक बार मैंने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया, उसके बाद चीज़ें अगर खराब होती हैं, हैम्पर होती हैं, तो बाद में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होगी। इसमें क्या क्या मेजर डिसीजंस होते हैं, बेसिकली इन्वेस्टमेंट इन बाइंग अ न्यू फिक्स एसेट, मैं एक नई फिक्स एसेट परचेज करने की बात करता हूँ, या मैं नई ब्रांच खोलने की सोचता हूँ, या मैं अपने प्रोडक्ट लाइन के अंदर एक नई डाइवर्सिफिकेशन लाना चाहता हूँ। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करता था, मैं मोबाइल फोन्स बनाता था, लेकिन अब मैं डेस्कटॉप्स और लैपटॉप्स में भी एंटर करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली एक डाइवर्सिफिकेशन है दूसरी प्रोडक्ट लाइन में, तो वहाँ पर एक मोटी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद है फॉर कंपेयरिंग एक्सपेक्टेड इनफ्लोज विद एक्सपेक्टेड आउटफ्लोज देयर आर वेरियस टेक्निक्स कॉल्ड पे बैक पीरियड एंड एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ध्यान से सुनो, इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने मुकेश अंबानी जी का प्रॉपर डिस्कशन किया है कि किस तरीके से वो जियो लेकर आए थे, और उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मैंने इस पूरे चैप्टर को समराइज फॉर्म में बताया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेक श्योर उस वीडियो को जरूर देख लेना, आपको बहुत अच्छे से वहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ें समझ में आएंगी कि इस चैप्टर के अंदर ब्रॉडली आप क्या समझ रहे हो। अब ध्यान से देखो कि मैं अगर
इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो मैं किन किन चीज़ों पर ध्यान रखूंगा? इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। होता क्या है? पे बैक पीरियड। पहले समझो पे बैक पीरियड टेक्निक। दो टेक्निक है जिससे मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि मैं किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊं या ना लगाऊं। सबसे पहला है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड मतलब क्या? जो भी मेरा इनिशियल आउटफ्लो जा रहा है किसी प्रोजेक्ट में, जितना मैं इनिशियली पैसा लगा रहा हूँ, वो कितने टाइम बाद मेरे को पूरा पूरा रिटर्न हो जाएगा। कहने का मतलब है कि मैंने 10 लाख रुपए किसी प्रोजेक्ट में लगाए और उस प्रोजेक्ट से मेरे को हर साल 1 लाख रुपए मिलेगा रिटर्न, तो 10 सालों में कहीं ना कहीं पैसा मेरा पूरा रिटर्न हो जाएगा। उसके अलावा कोई दूसरा प्रोजेक्ट मेरे पास, दूसरा ऑल्टरनेटिव एक और प्रोजेक्ट था जिसके अंदर मेरे को 10 लाख रुपए 8 सालों में रिकवर हो जाएंगे, तो डेफिनेटली ये भी एक पे बैक पीरियड है। और ये जितना कम होगा, जितनी जल्दी मेरे को पैसा रिकवर होगा किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, तो डेफिनेटली मैं उस प्रोजेक्ट को चूज करूंगा, ना कि मैं उसको चूज करूं जिसमें देर से मेरा पूरा पैसा रिकवर होगा। दैट इज पे बैक पीरियड। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिससे मैं आइडेंटिफाई करता हूं कि मैं किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊं या ना लगाऊं। उसके बाद आता है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसको आप आगे फर्दर स्टैंडर्ड्स में भी सीखोगे, फर्दर लेवल पे, हायर स्टडीज़ में भी सीखोगे। ध्यान से देखो, आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे या सीए करोगे, कुछ भी करोगे आगे, तो फर्दर इनको बहुत अच्छे से समझोगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपको एनपीवी पढ़ाया जाता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। होता क्या है एनपीवी? ध्यान से देखो, मेरे को किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊंगा, मैं किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के बाद वहां से इनफ्लोज आने स्टार्ट होंगे। उस इनफ्लोज में पता नहीं फ्यूचर में कब तक मेरे को पैसा रिकवर होगा। वो जब तक भी मेरी एक्सपेक्टेशन है ना, उस इनफ्लो की मैं आज प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, फ्यूचर में आने वाले पैसे की आज मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूँ और फ्यूचर आज की डेट में जितना मेरा आउटफ्लो जा रहा है उससे कंपेयर कर देता हूँ। ध्यान से सुनो, फ्यूचर में मेरे को किसी प्रोजेक्ट से जितना इनफ्लो मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूँ और आज मेरी जेब से कितना जा रहा है इन दोनों को कंपेयर करता हूँ। अगर मेरे इनफ्लोज ज़्यादा हैं और ईजिली मेरा आउटफ्लो मीट हो रहा है पूरा, मैं उसको एडजस्ट कर पा रहा हूँ और डेफिनेटली कुछ डिजायर्ड प्रॉफिट्स भी जो है जनरेट कर पा रहा हूँ, तो मैं उस प्रोजेक्ट को चूज कर लेता हूं। तो एनपीवी मतलब क्या? नेट प्रेजेंट वैल्यू। मैं देखता हूं कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से मेरे को कितना इनफ्लो फ्यूचर में जनरेट होगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालकर मैं इनिशियल आउटफ्लो को उसमें से माइनस कर देता हूं और जिस प्रोजेक्ट में ये ज़्यादा होगा मैं उस प्रोजेक्ट को चूज करूंगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। फिक्स कैपिटल मस्ट बी फाइनेंस फ्रॉम लॉन्ग टर्म फंड्स, दैट इज डेट और इक्विटी। हमेशा कोशिश रहती है कि फिक्स कैपिटल को हम फाइनेंस करें, हम अरेंज कराएं डेट से या इक्विटी से। ठीक है, शॉर्ट टर्म फंडिंग से अगर आप फिक्स कैपिटल में अगर पैसा लगाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी रेगुलर ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैम्पर होंगी उससे, राइट। और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज के अंदर, डेट्स के अंदर आपकी करंट लाइबिलिटी आ जाती है, जिसका जो है ड्यू डेट जिसकी आपकी 1 साल के अंदर अंदर ही आ जाएगी, आपको ड्यू हो जाएगा, वो पैसा पे करना पड़ेगा। दिस कैन बी इंश्योर्ड बाय कंपेयरिंग वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट फ्रॉम कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। बिजनेस में जितना भी पैसा लगा हुआ है उसको फिक्स एसेट की जितनी वैल्यू है उसे कंपेयर करते हो। अकॉर्डिंगली अगर वो ज़्यादा है, आपने फिक्स एसेट में ज़्यादा पैसा लगा रखा है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो कहीं ना कहीं आपने जो एडिशनल फंड अरेंज करे होंगे वो शॉर्ट टर्म से अरेंज करे होंगे और शॉर्ट टर्म की वजह से होगा क्या? आपके बिजनेस की वर्किंग अफेक्ट होगी, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज होंगी, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होंगी और करंट लाइबिलिटी का जो लिक्विडिटी पीरियड होता है वो विद इन द ईयर होगा और कहीं ना कहीं उससे आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटी अफेक्ट होंगी। Financing fixed asset from short-term debts can create liquidity problem and may affect regular functioning of the business. आगे देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहली चीज है कैश फ्लो फ्रॉम प्रोजेक्ट। मैं किसी प्रोजेक्ट से कितना इनफ्लो जनरेट करूंगा और इनिशियली मैं कितना आउटफ्लो जा रहा है उस प्रोजेक्ट के अंदर, इनिशियली मैं कितना पे कर रहा हूं, वो सारी चीजें इसके अंदर कंसीडर की जाती हैं। तो देखिए इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है, कैन ऑर्गेनाइजेशन अरेंज द आउटफ्लो इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट। क्या ऑर्गेनाइजेशन जितना आउटफ्लो की रिक्वायरमेंट है, जितना इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की रिक्वायरमेंट है, उतना कंपनी के पास पैसा है भी या नहीं है? तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज है, इनफ्लो फ्रॉम प्रोजेक्ट्स आर सफिशिएंटली लार्ज टू कवर अप आउटफ्लो एंड डिजायर्ड प्रॉफिट्स। सिंपल सी बात है, मैं जितना पैसा लगा रहा हूं ना, जिस भी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूं उस में पैसा लगाने के बाद मेरे को वहाँ से रिटर्न्स इतने मिलने चाहिए कि जो मेरा इनिशियल आउटफ्लो है वो भी कवर हो जाए और जो मैं चाहता हूँ जो डिजायर्ड प्रॉफिट्स हैं वो भी कवर हो। मैं अगर किसी प्रोजेक्ट में 50 करोड़ रुपए लगा रहा हूँ और उस 50 करोड़ को लगाने के बाद अगर मैं 100 करोड़ जनरेट नहीं कर रहा तो भैया बेकार है फिर ऐसा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो डिजायर्ड प्रॉफिट्स भी मीट होने चाहिए एज वेल एज मेरा इनिशियल आउटफ्लो भी कवर होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स कंसीडर करने पड़ते हैं। आफ्टर व्हाट टाइम पीरियड प्रोजेक्ट स्टार्ट जनरेटिंग इनफ्लोज। कितने टाइम पीरियड के बाद मेरे को किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से इनफ्लोज आने स्टार्ट होंगे? जिस भी प्रोजेक्ट से जल्दी इनफ्लोज आने स्टार्ट हो जाएंगे ना, मैं उस प्रोजेक्ट को चूज कर लूंगा। ओके, उसके बाद सेकंड फैक्टर है रेट ऑफ रिटर्न। इट मींस प्रॉफिट परसेंटेज अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट। मैं जितना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उसके अगेंस्ट मेरी कितना प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट परसेंटेज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली मैं प्रॉफिट परसेंटेज को कंसिडर करता हूं टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ठीक है, या पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। ठीक है,
आगे देखिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेंगी। रेट ऑफ रिटर्न शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड। भैया सिंपल सी बात है, 10 लाख रुपए मैंने अरेंज करे हैं और उस पर मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है 10%, तो भैया 10% मेरे को पे करना पड़ता है और उस पैसे को मैं ऐसी जगह ना लगाऊं जहां से मैं 15, 20, 25% जनरेट नहीं कर रहा, तो क्या फायदा, राइट। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है सेकंड, रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम प्रोजेक्ट शुड बी ग्रेटर देन रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट मतलब देखो 10 लाख रुपए मैंने अरेंज करे, उस 10 लाख रुपए को मैं अगर ऐसी जगह लगा रहा हूं, मान लो जैसे मैं उस पैसे को बैंक में रखता, ठीक है, पैसे को अगर बैंक में रखता तो 7 से 8% रिटर्न मेरे को मिल रहा होता और मेरा सेफ्टी भी था, मेरा पैसा बिल्कुल सेफ था, रिस्क फ्री था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब अगर मैं उस पैसे को बैंक में ना रख के मैं कहीं किसी प्रोजेक्ट में लगा रहा हूं और उस प्रोजेक्ट से अगर मैं 15-20% जनरेट ना करूं, तो उस रिस्क लेने का फायदा क्या, राइट। तो होगा क्या, रेट ऑफ रिटर्न जितना भी होगा ना प्रोजेक्ट से शुड बी ग्रेटर, वो ज्यादा होना चाहिए देन द रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। जो भी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स हैं उससे ज्यादा मेरे को रिटर्न मिलना चाहिए डेफिनेटली, देन आई विल चूज फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम प्रोजेक्ट शुड कवर अप द प्रीमियम फॉर रिस्क टेकिंग। प्रीमियम फॉर रिस्क टेकिंग मतलब क्या भैया, 7-8% मेरे को बैंक में मिल जाएगा जहां पर मेरे को कोई रिस्क नहीं लेना। अगर मैं रिस्क ले रहा हूं तो 15 से 20% जनरेट ना करूं तो उसका क्या फायदा। तो कहने का मतलब है 7-8% तो मेरे को वहां मिल रहा है, बट अगर 7-8% मैं एक्स्ट्रा अर्न करने की सोच रहा हूं तो मेरे को उस प्रीमियम फॉर रिस्क टेकिंग को भी तो मिलना चाहिए, उस प्रीमियम फॉर रिस्क टेकिंग का भी तो कुछ मिलना चाहिए, मतलब मेरे को हायर रिटर्न्स मिलने चाहिए। अगर मैं रिस्क ले रहा हूं तभी तो मैं हायर की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं, राइट। तो मेरी एक्सपेक्टेशन भी मीट होनी चाहिए। रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम प्रोजेक्ट शुड कवर अप प्रीमियम फॉर रिस्क टेकिंग। होपफुली समझ में आया होगा आपको। आगे देखिए इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया मतलब क्या है, इट मींस नॉर्म्स फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स आफ्टर एनालाइजिंग कैश फ्लो पोजीशन एंड रेट ऑफ रिटर्न इन्वॉल्व इन वेरियस प्रोजेक्ट्स। ठीक है, मैं देख लेता हूं कि कैश फ्लो पोजीशन क्या है, कितना इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो है, वो देख लेता हूं। उसके बाद देखता हूं कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से। उसके बाद मेरे को क्या कंसीडर करना पड़ता है, प्रोजेक्ट जो हायर रिटर्न जनरेट करेगा और जिसमें इनिशियली लोअर आउटफ्लो है, जिसमें इनिशियली आउटफ्लो कम है, पैसा कम जा रहा है और हायर रिटर्न जनरेट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वही मेरा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया होगा। मैं उसी बेसिस पर सिलेक्शन करूंगा कि यस इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए। ओके, आगे देखिए। उसके बाद है प्रोजेक्ट दैट विल इनिशिएट अर्ली इनफ्लो। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है कि मेरा इन्वेस्टमेंट करने का क्या क्राइटेरिया होगा, मैं क्या क्या बातें कंसीडर करूंगा। हायर रिटर्न होना चाहिए, लोअर कैश आउटफ्लो होना चाहिए और अर्ली इनफ्लो जनरेट हो जाए, जल्द से जल्द मेरे को पैसा वहां से रिकवर होना स्टार्ट हो जाए। रिसोर्सेज अवेलेबल विद ऑर्गेनाइजेशन टू हैंडल मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, और रिसोर्सेज कंपनी के पास इतने सफिशिएंट होने चाहिए कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को आप हैंडल कर पाओ। उसके बाद अब हमारा स्टार्ट होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। एक बात आपको बता दूं, फैक्टर अफेक्टिंग वाले जो पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर इन पॉइंट्स को आप छोड़कर नहीं जाओगे एग्जाम में। 4 नंबर के अंदर वेटेज फिक्स है, आएगा ही आएगा। तो फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं वो क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली चीज है नेचर ऑफ बिजनेस। 2 तरह के बिजनेस होते हैं ब्रॉडली, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो डेफिनेटली मेरे को मशीनरीज की मशीनरियाँ खरीदनी पड़ेंगी, मेरे को फैक्ट्री प्रमाइसेस, मेरे को जगह भी चाहिए, तो वहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली वहाँ पर एक फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई रहेगी। बट अगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मतलब सीधा सामान को खरीदता हूँ, एक मार्जिन ऐड करने के बाद उसको बेचता हूँ, तो वहाँ पर मेरे को एज सच मशीनरीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बड़े स्पेस की जरूरत नहीं है, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन ट्रेडिंग देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ परचेजिंग हैवी मशीनरी एंड लार्ज स्पेस, जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट आता है मेरा स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन मतलब क्या कि मेरा बिजनेस किस लेवल पर ऑपरेट कर रहा है। अगर मेरे बिजनेस की हाई टर्नओवर्स हैं, बड़े लेवल पर ऑपरेट कर रहा हूँ, तो भैया वहाँ पर हायर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा मेरी बनी रहेगी। बट एक लोअर लेवल पर अगर मैं मेंटेन कर रहा हूँ बिजनेस को, तो डेफिनेटली वहाँ पर मेरी इतनी ज़्यादा फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। चॉइस ऑफ टेक्निक्स, 2 तरह की बिजनेस टेक्निक्स होती हैं, कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव। बहुत अच्छे से आप बचपन से पढ़ते हुए आए हो। कैपिटल इंटेंसिव मतलब क्या कि मशीनरीज के थ्रू मैं अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता हूँ, प्रोडक्शन करता हूँ। या दूसरा तरीका ये है कि मैं मशीनरियाँ ना लगा कर मैं लेबर से काम करवाता हूँ। अगर मशीनरियों का सपोर्ट लेता हूँ तो डेफिनेटली वहाँ पर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई हो जाती है, मेरे को मशीनरियाँ खरीदनी पड़ेंगी। अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक है तो वहाँ पर लेबर से काम करवाता हूँ, वहाँ पर मेरे को फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है एज सच, तो मेरे को फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, लो रहेगी वहाँ पर। ओके, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, मेरा कोई ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आते हैं, लाइक मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में हूं या फिर मैं किसी आईटी इंडस्ट्री के अंदर हूं, तो भैया ऐसा बिजनेस है जो कि फटाफट से फटाफट उसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, राइट। तो ऐसे बिजनेस के अंदर जब टेक्नोलॉजी फटाफट चेंज होती है तो भैया वहां पर तो हमेशा मेरे को जैसी टेक्नोलॉजी चेंज होगी मेरे को उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, मेरे को राइवल्स से आगे निकलना पड़ेगा, मेरे को कंपटीशन को मीट करना पड़ेगा, राइट। तो उसकी वजह से मेरी यहाँ पर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा हाई रहेगी। इफ टेक्नोलॉजी
अपग्रेडेशन इज नॉट फ्रीक्वेंट, अगर फ्रीक्वेंट नहीं है, मैं किसी ऐसे बिजनेस में ऑपरेट नहीं कर रहा जहां पर टेक्नोलॉजी का फ्रीक्वेंटली कोई चेंज होता है, तो वहां भैया फिर मेरे को रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है एज कंपेयर टू टेक्नोलॉजिकल बिजनेस। फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स, फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स मतलब क्या कि मैं कोई भी फिक्स एसेट जो जिस भी बिजनेस में मैं ऑपरेट करता हूं उसमें जो फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट है वो मेरे को लीज पर मिल जाते हैं, या कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें फिक्स एसेट्स मिलते तो हैं बट वो लीज पर जल्दी मिलते नहीं है, मेरे को खरीदने ही पड़ेंगे। भैया जब खरीदने ही पड़ेंगे तो वहाँ तो फिर फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई और वहाँ पर पैसा चाहिए, तो वहाँ पर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा हाई रहेगी। नॉन अवेलेबिलिटी अगर रही फिक्स एसेट्स की लीज पर तो मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई हो जाएगी, वहीं अगर अवेलेबिलिटी है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट लो रहेगी। उसके बाद हम बात करेंगे लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। ध्यान से सुनना, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन का मतलब होता है जब एक नॉर्मल मीडियोकर बिजनेस या छोटे लेवल पर जो बिजनेस ऑपरेट कर रहे होते हैं वो किसी बड़े बिजनेस के साथ कोलैबोरेशन में आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक बड़ा सपोर्ट मिलता है। एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसको एग्जांपल की तरह समझना। आकाश और बायजूस, इनका कोलैबोरेशन हुआ। आकाश ने अभी रिसेंटली एक टेस्ट लॉन्च किया, एनथे एग्जामिनेशन, आप इसके बारे में सर्च कर सकते हो। इन्होंने क्या किया, जो आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको नासा ये ले जा रहे थे जो टॉप रैंकिंग्स में आएंगे, जो टॉप करेंगे। अब भैया आकाश उस लेवल पर नहीं है अभी कि वो नासा के साथ उनका कोई बातचीत है या टाई अप है, समझ रहे हो। तो पॉसिबल किस वजह से हो पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ बायजूस। बायजूस की वजह से वो चीज़ पॉसिबल हो पाई है, राइट। तो होता क्या है कि लेवल ऑफ कोलैबोरेशन पे भी डिपेंड करता है। जब एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन में आती है तो वहाँ पर उसको सपोर्ट मिलता है। वहीं एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जब इसकी छोटी ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट उसमें जाती है तो वहाँ पर उसको उल्टा सपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आपका हायर कोलैबोरेशन है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी डाउन हो जाएगी, बट अगर आपका लोअर कोलैबोरेशन है तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। इन दैट सिचुएशन आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई रहेगी। अब बात करते हैं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में आपका बिजनेस ट्रेंडिंग है, आने वाले टाइम पे हम ही हम होंगे, अगर ऐसा लगता है तो आज आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दोगे उस बिजनेस के अंदर, राइट। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात करूं, अगर अवेलेबिलिटी है तो आज की डेट में आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई रहेगी, आप वहां पर इन्वेस्टमेंट की सोचोगे। ओके, जैसे कि बात करूं, जितने भी कोरोना टाइम पीरियड के बाद पेंडेमिक सिचुएशन में सारा जो एजुकेशन इंडस्ट्री था, मोस्ट ऑफ द टीचर्स एजुकेशन में ऑनलाइन पर शिफ्ट हो गए। अब वहाँ पर ऑटोमेटिकली फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट उनकी हाई हुई, स्टूडियो सेटअप करना, बहुत सारी चीज़ें हुई, राइट। तो ये है एक एग्जाम्पल की तरह आप इसको लीजिए, ठीक है। उसके बाद है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या कि मैं सेम प्रोडक्ट लाइन में अगर डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, मेरा सेम प्रोडक्ट है, मैं सेम प्रोडक्ट के अंदर ही कुछ वेरिएशन कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मेरे को एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन में अगर मैं डाइवर्सिफिकेशन कर रहा हूँ तो भैया वहाँ तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो वहाँ पर ऑब्वियसली वहाँ पर नई मशीनरी इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, नई नई टेक्निक्स लेनी पड़ेंगी, नई तरह के एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे, नई टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई हो जाएगी, राइट। तो डाइवर्सिफिकेशन वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। सेम प्रोडक्ट लाइन में है तो मेरे को एज सच इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बट अगर मैं डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन में एंटर कर रहा हूं तो मेरे को वहां पर फिर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट मेरी हाई रहेगी। उसके बाद आता है हमारा, चलिए तो अब हम बात करते हैं बच्चों शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ध्यान से देखिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेसिकली किस चीज के लिए होते हैं, ध्यान से देखो। शॉर्ट टर्म के अंदर हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। मेरे बिजनेस की जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म करने के लिए मेरे को पैसों की रिक्वायरमेंट है। लाइक डेटर्स में मेरा पैसा, स्टॉक में मेरा कितना पैसा लगेगा, डेटर्स में मैं कितना क्रेडिट पॉलिसी रहेगी मेरी, वो सब चीजें इसके अंदर आती हैं, ध्यान से देखेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल डिसीजन। इट इन्वॉल्व्स डिसीजन रिलेटेड टू लेवल ऑफ करंट एसेट टू बी मेंटेन्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। करंट एसेट्स कितना मेंटेन होना चाहिए, इसके अंदर मेजरली 3 चीजें देखने को मिलती हैं बच्चों, आपको देखो क्या क्या। इसके अंदर आता है इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, मैं स्टॉक में कितना पैसा लगाऊंगा। डेटर्स की क्रेडिट पॉलिसी क्या रहेगी, कितने टाइम के लिए मैं उनको उधार पे सामान बेच रहा हूँ, ठीक है। जितना ज्यादा हाई होगा ऑब्वियसली वहां पर फिर मेरे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। कैश होल्डिंग लिमिट्स, मैं कितना कैश में लिक्विड फॉर्म में पैसा रखता हूं। इट अफेक्ट्स डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। इससे मेरी बिजनेस की डे टू डे फंक्शनिंग अफेक्ट होती है। तो मेजरली अगर मैं बात करूं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, ध्यान से देखिए। तो फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सबसे पहला आता है नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, तो डेफिनेटली आपकी परचेजिंग होगी रॉ मटेरियल की। एक लॉन्ग ड्यूरेशन इन्वॉल्व होगा प्रोडक्शन प्रोसेस में, बिकॉज आप रॉ मटेरियल लाते हो, उसको प्रोसेस करते हो, प्रोसेस होने के बाद वो तैयार होता है, पैकिंग होती है, फिर उसके बाद वो फिनिश गुड स्टोर में जाता है, क्वालिटी चेक होती है, पता नहीं क्या क्या होता है, उसके बाद फाइनली वो फिनिश गुड स्टोर में जाता है, देन वहां से फाइनली आउटलेट्स पर आपका जाना स्टार्ट होता है। तो होगा क्या, एक लॉन्ग ड्यूरेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन इन्वॉल्व फ्रॉम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट टू एक्चुअल रिलाइजेशन ऑफ कैश। दैट्स द रीजन कि यहां पर मेरे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हाई रहेगी, बिकॉज एक लंबे समय के लिए मेरा पैसा ब्लॉक हो जाता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। आगे देखिए,
फॉर ट्रेडिंग कंसर्न, अगर मैं कोई ट्रेडर हूं, मैं सामान खरीदता हूं, मार्जिन ऐड करने के बाद उसको सीधा बेच देता हूं, तो डेफिनेटली मैं सामान खरीदूंगा और बेच दूंगा, तो वहां पर एज सच मेरे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होगी, वहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाती है बच्चों। ओके, आगे देखिए, स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर मेरा बिजनेस बड़े लेवल पर ऑपरेट में कर रहा हूं, मेरा टर्नओवर बहुत हाई रहता है, तो डेफिनेटली बेटा वहां पर तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। वहां पर अगर मैं कुछ भी करने जा रहा हूं, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करूंगा, तो वहां पर जनरली मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हाई रहेगी। बट अगर लो टर्नओवर है तो डेफिनेटली वहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमेशा लो ही देखने को मिलेगी। बिजनेस साइकिल की बात करते हैं। बिजनेस साइकिल, इट इज कंसर्न विद फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वाओ, देखो, फ्लक्चुएशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब मेरा एक ऐसा बिजनेस है जो कि सीजनल बिजनेस है। मैं आइसक्रीम्स बनाता हूं, तो भैया आइसक्रीम का बिजनेस कब चलता है? गर्मियों में चलता है, तो वो मेरा बूम का टाइम है। मैं उस टाइम मेरे को जो है भैया वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, उस टाइम मेरा प्रोडक्शन मेरे को करवाना पड़ेगा, उस टाइम मेरी सेल भी हाई होती है, तो भैया उस टाइम मेरी हायर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगी। बट अगर मैं वहीं सर्दियों में आ जाऊंगा तो मेरा आइसक्रीम का बिजनेस नहीं चलेगा। डेफिनेटली मैं तो अपना बिजनेस स्विच कर लूंगा, बट अगर मैं आइसक्रीम में ही डील कर रहा होता तो क्या मैं सर्दियों में करता? नहीं करता भैया, वहां तो वर्किंग कैपिटल की क्या, वहां तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो इन केस ऑफ रिसेशन मेरा सेल डाउन होगा और प्रोडक्शन डाउन होगा, इन दैट सिनेरियो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी डाउन रहेगी। आगे देखिए, प्रोडक्शन साइकिल, इट इज अ टाइम इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। कितना मेरा टाइम इन्वॉल्व है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में? डेफिनेटली अगर एक लंबा समय लगता है प्रोडक्शन में, इट डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल, स्मॉलर प्रोडक्शन साइकिल रिक्वायर्स लेस वर्किंग कैपिटल। ध्यान से सुनिए, रॉ मटेरियल को खरीदने से लेकर सामान बनकर तैयार होगा और मार्केट में बिकेगा, ये जो टाइम पीरियड है अगर ये ज़्यादा लंबा हुआ तो भैया एक लंबे समय के लिए मेरा पैसा ब्लॉक होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, तो डेफिनेटली वहाँ पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई रहेगी। कोटेशंस आती हैं, सामान आता है, सामान आने के बाद प्रोक्योरमेंट होती है, उसके बाद क्वालिटी होती है, फिर वेयर हाउस में जाएगा, वहाँ से फिर प्रोडक्शन में जाएगा, प्रोडक्शन से बनकर तैयार होगा, पैकिंग होगी, क्वालिटी चेक होगी, दुनिया भर की चीज़ें होने के बाद एक लंबा प्रोसेस है मेरी अगर प्रोडक्ट का, तो भैया फिर वहाँ तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हाई रहेगी। लेकिन अगर कोई छोटा प्रोसेस है, मैं बहुत जल्द ही मेरा सामान बनकर तैयार हो जाता है, बहुत जल्दी मेरा रॉ मटेरियल भी आ जाता है, तो भैया फिर वहाँ पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट लेस रहेगी। तो प्रोडक्शन साइकिल याद रखना। उसके बाद है क्रेडिट अलाउड, अगर मैं उधार देता हूँ लंबे समय के लिए, ठीक है, और जल्दी से मेरे पास कैश रिलाइज नहीं हो पाता है डेटर से, इन दैट सिचुएशन मेरा पैसा ब्लॉक रहेगा मार्केट में और वहां पर मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास डेटर से पैसा नहीं आ रहा, कस्टमर से मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को फिर भी ऑपरेशन तो करने हैं, वर्किंग तो करनी है, उस वर्किंग के लिए पैसा कहां से आएगा? ऑब्वियसली वहां पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई हो जाती है बच्चों। होता क्या है, डिफरेंट क्रेडिट periods are allowed by different organization. Longer credit period result in amount block for a long period of time which leads to requirement of high working capital. लंबे समय के लिए मेरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा, राइट। उसके बाद है स्मॉलर क्रेडिट पीरियड, अगर मेरा स्मॉलर क्रेडिट पीरियड तो भैया शॉर्टर पीरियड के लिए अगर मैं बहुत कम टाइम के लिए उधार पर देता हूं, जल्दी मेरा पैसा रिलाइज हो जाता है, तो डेफिनेटली उसी पैसे को मैं ऑपरेशनल एक्टिविटीज में यूज करूंगा, मेरे को वर्किंग कैपिटल की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होगी। उसके बाद है क्रेडिट अवेलेबिलिटी, अगर मेरे को उधार इजीली मिल जाता है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहेगी। अगर नॉन अवेलेबिलिटी है, मेरे को कोई उधार नहीं देता, मेरी शक्ल किसी को पसंद नहीं है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली वहां पर बेटा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मेरी हाई रहेगी। शक्ल वाली बात नहीं है बेटा, इसमें याद रखना कि बेसिकली क्रेडिट अवेलेबिलिटी मतलब मेरे को उधार पर सामान नहीं मिलता या कोई भी ऐसी सिनेरियो हो सकता है, तो उस सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मेरी लो होगी। अगर क्रेडिट अवेलेबिलिटी नहीं है, उधार पे सामान नहीं मिल पाता, तो उस सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बेटो हाई रहेगी। उसके बाद है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ध्यान से सुनना। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मतलब क्या कि मैं कितना स्टॉक मेंटेन करता हूँ, उससे कितनी जल्दी सेल जनरेट करता हूँ, वही वाली पुरानी वाली बात है, ठीक है। इट इंक्लूड्स द टाइम पीरियड इन्वॉल्व इन स्टोरिंग रॉ मटेरियल प्रोडक्शन, मेकिंग सेल्स एंड रिलाइजिंग ऑफ कैश फ्रॉम डेटर्स। तो ये जो टाइम पीरियड है, मतलब कहने का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर मेरा हाई होगा तो डेफिनेटली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मेरी लो होगी। वहीं अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मेरा लो होगा तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मेरी हाई होगी। ओके उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर मेरा रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, विदाउट इंटरप्शन बड़ी जल्दी अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, तो इजी अवेलेबिलिटी है विदाउट इंटरप्शन, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मेरी लो रहेगी। बट अगर नॉन अवेलेबिलिटी है, बड़ी मुसीबत आती है, मेरे को कोटेशंस मंगवाना बहुत जल्दी, डीलर नहीं मिलते, सामान जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाता, आता है तो लंबा रास्ता है, बड़ा टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें, अगर नॉन अवेलेबिलिटी है तो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल हमेशा हाई रहेगी। उसके बाद आता है टाइम पीरियड बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग रॉ मटेरियल, अगर टाइम लैग ज़्यादा है, ऑब्वियसली टाइम लैग अगर ज़्यादा है तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई रहेगी, अगर टाइम लैग कम है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लो रहेगी। लेवल ऑफ कंपटीशन, अगर मेरे बिजनेस में लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मेरे को ड्रास्टिकली बड़ा तेजी से कंपटीशन आता है,
हालांकि जैसे मैं बात करूँ आईटी इंडस्ट्री के अंदर बहुत जल्दी कंपटीशन है, इसमें बहुत जल्दी जो है फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं, जो पहले ऑप्ट कर लेगा वो आगे निकल जाएगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले जाएगा। तो अगर हाई लेवल ऑफ कंपटीशन है मेरी इंडस्ट्री के अंदर तो भैया रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बनी रहेगी, बिकॉज मेरे को कंटिन्यूसली R&D इनोवेशंस पर काम करना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करना होगा। लोअर लेवल ऑफ कंपटीशन है तो डेफिनेटली वहाँ पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लो रहेगी। उसके बाद है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से मेरे को इनपुट्स रॉ मटेरियल महंगा पड़ता है तो डेफिनेटली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी हाई होगी। अगर इनपुट सस्ते पड़ते हैं तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी लो रहेगी। उसके बाद आते हैं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ ब्राइट फ्यूचर। अगर मुझे लग रहा है कि मेरा बिजनेस है आने वाले टाइम पे हम होंगे मार्केट के अंदर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अगर मेरे को लग रहे हैं तो भैया फिर कहीं ना कहीं मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई रहेगी। इट लीड्स टू हायर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट टू मीट इंक्रीज इनपुट रिक्वायरमेंट फॉर रॉ मटेरियल। मेरा रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, मैं वर्किंग इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, लेबर चार्जेस बढ़ जाएंगे, अदर नेसेसरी एक्सपेंडिचर भी मैं बढ़ा दूंगा क्योंकि मेरे को ऑपरेशनल एक्टिविटीज को एक्सपेंड करना है। ठीक है, उसके बाद है सीजनल फैक्टर। सीजनल फैक्टर के अंदर क्या है, पीक सीजन। अगर मेरा सीजन है, जैसे मैं आइसक्रीम बनाता हूँ तो मेरा सीजन है, हाई डिमांड रहेगी, ऑब्वियसली वहाँ पर हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगी। लीन सीजन है, लो डिमांड रहेगी, लो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। तो ये था इन्वेस्टिंग डिसीजंस। अब हम बात करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस की, ध्यान से देखिए। सो फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या होते हैं, ध्यान से देखिए। इट इम्प्लाइज सोर्सेज फ्रॉम विच फंड्स विल बी रेज्ड फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स। मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना चाह रहा हूँ, उसके लिए मेरे पास कहाँ कहाँ से पैसा मैं अरेंज कर सकता हूँ, ध्यान से देखिए। इसमें दो चीजें हैं, ओन फंड एंड लोन फंड। ओन फंड इज बेसिकली फॉर इक्विटीज, मतलब मैं इक्विटी से पैसा रेज कर सकता हूँ। लोन फंड मतलब कि डेट, मतलब कर्जे से मैं पैसा रेज कर सकता हूँ, कर्जा लेकर, डेट लेकर। तो इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं बेसिकली, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैं बात करूंगा बच्चों फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो फाइनेंशियल प्लानिंग को समझिए। फाइनेंशियल प्लानिंग इज बेसिकली प्रोवाइड्स ब्लूप्रिंट ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। मेरे को कितनी रिक्वायरमेंट है, मेरे को कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए मैं पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करता हूँ, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड, आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ फंड। मेरे को कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है और कौन सा सोर्स मेरे लिए बेस्ट रहेगा पैसा रेज करने के लिए, चाहे वो डेट है या वो इक्विटी है। तो ये ब्लूप्रिंट मैं पहले तैयार कर लेता हूँ, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। उसके बाद आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या, मेरे को जितनी भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है ना, उसके अंदर सारा पैसा ना तो इक्विटी का हो सकता है, ना ही सारा पैसा डेट का हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी वो डिसाइड करते हैं कि इसमें कितना पैसा डेट का लेना है और कितना पैसा इक्विटी से रेज करना है। तो दैट इज कंसर्न फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें रेशोज में, मतलब कुछ पैसा मेरा डेट का होगा, कुछ पैसा मेरा इक्विटी का होगा। सो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर और क्या क्या चीजें आती हैं। प्लानिंग इज बेसिकली कंसर्न फॉर थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, आपको अच्छे से पता है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब क्या कि फाइनेंस फंडिंग के बारे में सोचना है, ठीक है, पैसे की प्लानिंग करनी है, कहाँ से अरेंज करें, कैसे अरेंज करें, कितना अरेंज होगा, वो सब चीज़ें। तो इसके प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं देखिए। सबसे पहला आता है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। मैं पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करता हूँ, उद्देश्य मेरा तैयार होता है कि मेरे को पैसा चाहिए, कितना चाहिए, किसके लिए चाहिए, लाइक वो पूरा आ जाएगा। उसके बाद आता है टेकिंग अजम्पशंस अबाउट फाइनेंशियल मार्केट कंडीशंस। मार्केट कंडीशन क्या है, क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो सब चीज़ें मेरे को कंसीडर करनी पड़ती है। आइडेंटिफाई सोर्स फ्रॉम विच फंड्स कैन बी रेज्ड, कौन कौन से सोर्सेज हैं, डेट है, इक्विटी है, मैं कहाँ कहाँ से पैसा अरेंज कर सकता हूँ, कहाँ पर मेरे को कितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल पड़ेगा, लाइक अगर इक्विटी से रेज करता हूँ तो मेरे को डिविडेंड कितना पे करना पड़ेगा, अगर मैं डेट से पैसा रेज करता हूँ तो मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और वो कितना पे करना पड़ सकता है। वो सारे सोर्सेज को मैं चेक करता हूँ, देखता हूँ कि कौन सा बेस्ट रहेगा। इवेल्युएट करने के बाद मैं एक सोर्स को सिलेक्ट करता हूँ एंड फाइनली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। जो भी मैंने फाइनेंशियल प्लान तैयार किया है उसको फिर मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करता हूँ, अकॉर्डिंगली फंड्स को रेज करना स्टार्ट करता हूँ। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर सबसे पहला उद्देश्य ये है कि मैं अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स इंश्योर करता हूं कि फंड्स की मेरे को रिक्वायरमेंट है, बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट की अवेलेबिलिटी को मैं इंश्योर करता हूं थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग। सेकंड इज टू सी दैट फर्म डज नॉट रिसीव रिसोर्सेज अननेसेसरली। मेरे पास कुछ पैसा फालतू ना आ जाए, बिकॉज अल्टीमेटली हर चीज़ की बेरिंग कॉस्ट होती है। अगर मैं ज़्यादा फंड्स रेज करके बैठा हूं तो अल्टीमेटली वो पैसा मेरा वेस्ट है, राइट, और उस पर कहीं ना कहीं मेरे को कॉस्ट ऑफ कैपिटल बियर करनी पड़ रही है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस, लाइक जीएसटी आया, डीमोनेटाइजेशन हो गया, ठीक है, तो ये कुछ शॉक्स थे, कोविड आया, तो कुछ शॉक्स एंड सरप्राइजेस होते हैं। अचानक इकोनॉमिक जो सिचुएशंस होती हैं वो डायनामिक होती हैं, अचानक कोई भी अनसर्टेन सिचुएशंस आपके सामने आ सकती हैं। तो उसके लिए कंपनी किस तरीके से प्रिपेयर रहेगी, किस तरीके से अपने फाइनेंशियल प्लानिंग्स को तैयार रखेंगे, कैसे हम अनसर्टेनिटी से बच सकते हैं, उसके लिए आप पहले से फंड्स को किस तरीके से तैयार करके रखोगे, वो सारे प्रोस्पेक्ट्स के अंदर कंसिडर किए जाते हैं।
डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग रिड्यूस वेस्ट ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड गैप्स इन प्लानिंग। सो कहीं ना कहीं डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट से बचता हूँ जब मैं पहले से प्लान्ड हूँ, मेरे को पास पूरा ब्लूप्रिंट है, मेरे को कितना पैसा चाहिए, कहाँ से रेज करूँगा, कौन सा सोर्स बेस्ट है, तो डेफिनेटली एक डबल एफर्ट्स से मैं बच पाऊँगा और प्लानिंग में एक लंबा समय व्यतीत नहीं करना पड़ेगा। हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शनिंग्स लाइक सेल्स एंड प्रोडक्शन। तो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो पाएगा बिकॉज दो ही सोर्स हैं, एक जगह ऐसी है जहां मेरा पैसा लगता है लाइक प्रोडक्शन, सेल एक ऐसा सोर्स है जहां से मेरा पैसा जनरेट होगा। तो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो पाएगा, मैं पॉलिसीज क्रिएट कर पाऊंगा, प्रोसीजर पहले से तैयार कर पाऊंगा जब मैंने पहले से ही फंड्स का पूरा ब्लूप्रिंट रेडी किया हुआ है। तो इट ट्राइज टू लिंक बिटवीन द प्रेजेंट विद द फ्यूचर्स। प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में मैं प्रॉपर तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा, इतने समय के लिए मेरे पास फंड्स अवेलेबल हैं, इतने समय तक मैं जो है इस पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करने वाला हूँ, इतने समय बाद मेरे पास यहाँ से रिटर्न्स आने स्टार्ट होंगे। तो डेफिनेटली सारा फ्यूचर का जो है वो सब मैं पहले से सोच कर रखता हूँ। ओके, प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन ऑन कंटिन्यूस बेसिस। एक लिंक बनता है इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन के बीच में। By spelling out detailed objectives of various business segments, it makes the evaluation of actual performance easier। ठीक है, जब मैं हर चीज़ मेरी ब्लूप्रिंट तैयार है, हर चीज़ मेरी प्लान्ड है, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है बहुत ईजियर रहेगी, मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ। ठीक है, स्पेल आउट डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरियस बिजनेस सेगमेंट्स, इट मेक्स इवेल्युएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ईजियर। तो जब मैंने चीज़ों का ब्लूप्रिंट रेडी कर रखा है तो मेरे लिए चीज़ों को इवेल्युएट करना बड़ा आसान हो जाएगा कि मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या चल रही है। राइट, उसके बाद आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ब्रॉडली क्या क्या चीज़ें हैं ध्यान से देखेंगे। सो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, देखो, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड रेज फ्रॉम इक्विटी एंड डेट। तो मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर दोनों चीजें आती हैं। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है किसी एक सोर्स से पैसा नहीं आता, हमेशा फाइनेंशियल मैनेजर कंपनी की बेयरिंग कैपेसिटी को, ऑर्गेनाइजेशन की बेयरिंग कैपेसिटी को देखते हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को रेडी करते हैं और कुछ रेशोज में पैसा अरेंज किया जाता है डेट से या फिर इक्विटी से। तो दोनों चीजें इसके अंदर आती हैं। रेशो इन विच फंड्स आर रेज्ड फ्रॉम डेट एंड इक्विटी डिजाइन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। ओके, उसके बाद है कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स ऑफ ओनर एंड बोरो फंड। ओनर का फंडिंग और इसके अलावा बोरो, कर्जे का पैसा और ओनर का पैसा। ठीक है, डेट और इक्विटी दोनों आ गया। तो जब मेरे को कैलकुलेट करना है कि मेरे इक्विटी के अंदर डेट का पोर्शन, मेरा इक्विटी कितना है और डेट का पोर्शन कितना है, तो वो रेशियो अगर मेरे को निकालना है तो डेट अपॉन इक्विटी कर सकता हूँ। मेरी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट का पोर्शन कितना है तो वो निकालने के लिए डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, ये फॉर्मूला होता है। प्रपोर्शन ऑफ डेट, उसके बाद देखिए, प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द कैपिटल एम्प्लॉयड इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज और कैपिटल गियरिंग। मेरी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर जो पोर्शन डेट का पोर्शन है, मान लो कि मेरे बिजनेस में टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है 100 लाख रुपए, 100 लाख रुपए, उसमें मतलब अब 30 लाख रुपए मेरा कर्जे का है, तो जो 30 लाख रुपए कर्जे का है दैट इज कंसर्न फॉर कैपिटल गियरिंग और फाइनेंशियल लिवरेज। उसके बाद आता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझिए। जब भी मेरी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होती है, इंक्रीमेंट इन अर्निंग पर शेयर विद इंट्रोडक्शन ऑफ डेट इन अ कैपिटल स्ट्रक्चर, मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट का पोर्शन इंक्रीज होते होते अगर मेरी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स इट इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज डेट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। याद रहेगा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ डेट से, सो डेफिनेटली ये जो है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होते हैं कॉस्ट ऑफ डेट से, तो ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अर्निंग पर शेयर हाई होती है और इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का पोर्शन भी इंक्रीज होता है। ओके, सो फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज इसको बोलते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। उसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन और कैपिटल स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिए कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से फैक्टर जो मेरी फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली चीज है कॉस्ट। कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं डेट से पैसा अरेंज करता हूं तो इंटरेस्ट मेरी कॉस्ट है, बदले में जो मेरे को देना है। इक्विटी से अगर मैं पैसा अरेंज करता हूं तो डिविडेंड मेरी कॉस्ट है, जो बदले में मेरे को इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करना है। हियर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स पेमेंट्स रेफर्स टू द कॉस्ट, ये कॉस्ट बोलते हैं हम इसको। फाइनेंशियल मैनेजर ऑप्ट फॉर द सोर्स फ्रॉम विच फंड्स रेज कंपैरेटिवली चीपर। फाइनेंशियल मैनेजर हमेशा उसी कैपिटल स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे, उसी जगह से पैसा रेज करेंगे जहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम रहेगी। ओके, इसके बाद अगला फैक्टर है रिस्क। रिस्क में क्या आता है, द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट टोटल रिस्क इज डिवाइडेड इनटू टू रिस्क। तो दो तरह के रिस्क आपको ब्रॉडली देखने को मिलते हैं, पहला होता है ऑपरेटिंग रिस्क, दूसरा होता है फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क इज बेसिकली व्हाट, ऑपरेटिंग रिस्क इज बेसिकली रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। होता क्या है कि बिजनेस में कुछ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट होती हैं जो कि मेरे को बेयर करनी ही पड़ेंगी, लाइक रेंट, सैलरी, मेरे को टाइमली पे करना ही पड़ेगा, दैट इज फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। उसके बाद आता है या ऑपरेटिंग रिस्क उसको बोल सकते हैं। इसके बाद आता है फाइनेंशियल रिस्क, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट। ठीक है,
तो फाइनेंशियल रिस्क इज बेसिकली कंसर्न फॉर इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेट्स। ओके, उसके बाद है फ्लोटेशन कॉस्ट। मैं जब पैसा रेज करता हूं इक्विटी से तो बदले में मेरे को कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, लाइक अंडरराइटर्स को कमीशन देनी पड़ेगी, इसके अलावा बैंक चार्जेस हो सकते हैं, राइट। सो बेसिकली इक्विटी की सिनेरियो में फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा हाई रहती है, इस वजह से मैं डेट को चूज करता हूं, ये एक वन ऑफ द रीजन है। तो एक्सपेंसेस इन्वॉल्व एट द टाइम ऑफ रेजिंग फंड्स फ्रॉम इक्विटी कह सकते हो आप। तो अंडरराइटर्स के जैसे चार्जेस आप पे करते हो, कमीशन पे करते हो फॉर देयर सर्विसेज, ठीक है। अंडरराइटर्स कौन होते हैं, सब बच्चों को पता है। अंडरराइटर्स बेसिकली होते हैं जब एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम मेरे को सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है पब्लिक से, तो उस सिनेरियो में अंडरराइटर्स शेयर्स को परचेज करके उस मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, देन वो उसके बदले में कमीशन मांगते हैं। ओके, और तभी मैं मार्केट से फिर पैसा रेज कर सकता हूँ इक्विटी के सिनेरियो में। कैश फ्लो पोजीशन, चौथा फैक्टर है कैश फ्लो पोजीशन। इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट कैश रिजर्व्स फॉर इंटरेस्ट कमिटमेंट्स। सो मेरी कैश फ्लो की पोजीशन कैसी है, मेरे पास सफिशिएंट कैश है या नहीं है इंटरेस्ट कमिटमेंट्स को मीट करने के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि अफेक्ट करेगा मेरी डिसीजन मेकिंग को, ठीक है। उसके बाद आता है लेवल ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरी कितनी है, ठीक है। मेरे बिजनेस में ऑलरेडी अगर ऑपरेटिंग रिस्क ज़्यादा है, मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट मैं ज़्यादा बियर कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए मुसीबत है। और फाइनेंशियल मैनेजर हमेशा इसको अवॉइड करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कम से कम रहनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ज़्यादा फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो मैनेजर अवॉइड फॉर फाइनेंसिंग कॉस्ट टू रिड्यूस ओवरऑल बिजनेस रिस्क। होता क्या, दो तरह के रिस्क हैं। अगर ऑलरेडी ऑपरेटिंग रिस्क ज़्यादा है तो फाइनेंशियल रिस्क को मैं अवॉइड करूँगा, मैं डेट से पैसा रेज नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि डेट पर मेरे को इंटरेस्ट पे करना है और इंटरेस्ट इज कंसर्न फॉर फाइनेंशियल रिस्क, फिर मैं उसको अवॉइड करूंगा। बिकॉज अगर हाई फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो दो तरह के रिस्क हैं, दोबारा बोल रहा हूँ, दो तरह के रिस्क हैं। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इसके अलावा फाइनेंशियल कॉस्ट है, ठीक है, वो भी हमारा फाइनेंशियल रिस्क के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो अगर ये ज़्यादा है तो फिर मैं जब भी मैं अवॉइड करता हूँ कि मैं डेट से पैसा रेज ना करूँ। उसके बाद आता है कंट्रोल कंसिडरेशन, रेजिंग ऑफ फंड थ्रू इक्विटी डाइल्यूट ओनरशिप। भैया ओनरशिप चली जाती है हाथ से, जब मैं इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करता हूं तो ओनरशिप जाती है मेरे हाथों से, कंपनी की ओनरशिप डाइल्यूट होती है। तो अगर आप चाहते हो डाइल्यूट करना तो कर सकते हो, बट बदले में आपको फिर वहां पे डाइल्यूट करके आप जो है बदले में वहां से फंड्स रेज कर सकते हो। इंक्रीज इंटरफेरेंस इन डिसीजन मेकिंग, होगा क्या, ओनरशिप डाइल्यूट होगी, शेयर होल्डर्स का इंटरफेरेंस आपके डिसीजन मेकिंग में बढ़ जाएगा। डेट के सिनेरियो में ऐसा नहीं होता, उनको सिर्फ इंटरेस्ट से मतलब है, ठीक है। अंडर डेट लेंडर्स इंटरफेयर ओनली फॉर इंटरेस्ट कमिटमेंट्स। कंपनी केयरफुली एनालाइज अप टू व्हाट एक्सटेंड इट कैन हैंडल द डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। कंपनी देखती है, एनालाइज करती है किस लेवल तक हम इंटरफेरेंस को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, बर्दाश्त कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली उस बेसिस पर फिर डिसीजन लिए जाते हैं कि कितना पैसा हम इक्विटी से रेज करें और कितना हम डेट से रेज करें। इसके बाद है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अगर बूम की सिचुएशन है तो ऑब्वियसली मेरे लिए पैसा रेज करना मार्केट से बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। और अगर बूम की सिचुएशन नहीं है, रिसेशन की सिचुएशन, डिप्रेशन की सिचुएशन है, तो भैया फिर वहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे लिए फंड्स रेज करना। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होता है, बेसिकली अभी जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, ऑलरेडी जो मैंने डेट्स रेज किया हुआ उस पर जो मैं इंटरेस्ट कमिटमेंट्स जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ उससे कितने गुना मेरी अर्निंग है। ऑब्वियसली अगर मेरा EBIT हाई है, मेरा नंबर ऑफ टाइम्स EBIT ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली मेरी कैपेसिटी ज़्यादा है, मैं इंटरेस्ट कमिटमेंट्स को और मीट कर सकता हूं और बर्दाश्त कर सकता हूं। कंपनी विद हाई ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशो इजी टू रेज फंड्स फ्रॉम डेट, तो वो फिर जो है डेट से पैसा रेज कर सकते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली नंबर ऑफ टाइम्स आप अर्निंग ज़्यादा कर रहे हो और इंटरेस्ट पेमेंट्स कम है, तो कहीं ना कहीं फिर आप उस कैपेसिटी में हो कि आप डेट से पैसा रेज कर लो। उसके बाद आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स अगेंस्ट टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल अमाउंट जितना मेरा इन्वेस्टमेंट हो रखी है मेरे बिजनेस में, दैट इज शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड लोन। मतलब शेयर कैपिटल मतलब क्या, ओनर की फंडिंग, जनरल रिजर्व भी जो है पार्ट ऑफ प्रॉफिट होते हैं, ये भी ओनर की फंडिंग का ही कंसीडर किया जाता है, और लोन कर्जे का पैसा। इसके अगेंस्ट मेरा प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट परसेंटेज मतलब क्या है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगेंस्ट टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, ठीक है। तो मेरा जितना बिजनेस में पैसा लगा उसके अगेंस्ट मैं कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ। इसमें क्या है, दो चीज़ें हैं। अगर ROR ज़्यादा है, रिटर्न ऑन रेट ऑफ रिटर्न अगर ज़्यादा है और कॉस्ट ऑफ डेट कम है, तो भैया उस सिचुएशन में मैं ऑप्ट कर सकता हूँ डेट फाइनेंसिंग को और शेयर होल्डर वेल्थ को इंक्रीज कर सकता हूँ। बट अगर ROR कम है, कॉस्ट ऑफ डेट ज़्यादा है, तो डेट फाइनेंसिंग फिर वो अच्छा सोर्स नहीं है, फिर वहाँ से पैसा रेज करना ठीक नहीं है मेरे लिए। टैक्स रेट्स मेक डेट फाइनेंसिंग रिलेटिवली चीपर एंड इंक्रीज अटेंशन। देखो टैक्स रेट की वजह से होता क्या है कि डेट फाइनेंसिंग जो है रिलेटिवली चीपर हो जाती है, ठीक है। कर्जे से पैसा रेज करना मेरे लिए इजी हो जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली इंटरेस्ट कमिटमेंट्स इंक्रीज होंगे, और इंटरेस्ट कमिटमेंट्स इंक्रीज होने से होगा क्या कि इंटरेस्ट मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, डेबिट, जिसकी वजह से मेरे प्रॉफिट्स रिड्यूस होंगे और कम प्रॉफिट्स पर मेरे को कम टैक्स पे करना पड़ता है, राइट। तो क्या है, देखो टैक्स रेट्स मेक्स डेट फाइनेंसिंग रिलेटिवली चीपर एंड इंक्रीज अटेंशन। इंटरेस्ट पेमेंट्स अगेंस्ट डेट
इज अ बिजनेस एक्सपेंस रिड्यूस प्रॉफिट्स, इसकी वजह से प्रॉफिट्स रिड्यूस होते हैं, बट डिविडेंड पेमेंट की वजह से कोई एक्सपेंस नहीं होता मेरा, और इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट नहीं करता, तो इसी वजह से डेट जो है ज़्यादा वाइबल सोर्स है, ज़्यादा फिजिबल सोर्स है देन इक्विटी। उसके बाद अदर फैक्टर्स की मैं बात करूं तो इसके अंदर आता है डेट सर्विस कवरेज रेशो। ध्यान से देखिए, डेट सर्विस कवरेज रेशो इज बेसिकली कि मेरे बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम्स कितनी ज़्यादा हैं, मैं इंटरेस्ट कमिटमेंट्स को कितना मीट करने की कैपेसिटी रखता हूं। अगर हायर डेट सर्विस कवरेज रेशियो है, इसका मतलब कि मेरी कंपनी की एबिलिटी बहुत अच्छी है, मैं इंटरेस्ट कमिटमेंट्स को बहुत अच्छे से मीट कर सकता हूं, तो ये भी एक फैक्टर है। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी, कंपनी हैज़ टू मेंटेन सम बोरोइंग्स पावर टू मेक टू टेक केयर ऑफ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस। भैया अचानक से अनसर्टेन सिचुएशंस हैं, डायनामिक सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है, कोविड है, जीएसटी है, इसके अलावा डीमोनेटाइजेशन है, अचानक से ऐसी अनसर्टेनिटीज़ बिजनेस के सामने आ जाती हैं और उस सिचुएशन में कंपनी की मार्केट में कुछ वैल्यू होनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन में अगर फंड्स की ज़रूरत पड़ी तो कंपनी की इतनी औकात होनी चाहिए कि भैया बोरिंग इतनी पावर होनी चाहिए कि वो पैसा रेज कर पाए और मार्केट से उसे पैसा उस टाइम मिले। ठीक है, कंपनी हैज़ टू मेंटेन सम बोरोइंग पावर टू टेक केयर ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। उसके बाद आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसको ध्यान से समझिए, ये बहुत मेजर बड़ा फैक्टर है जो कि हमारी फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करता है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, अगर मैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करूं, अगर मैं इशू ऑफ शेयर्स के लिए जाता हूं तो वहाँ पर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बैठा है जो कि रेगुलेट कर रहा है। कंपनीज एक्ट है 2013 जो कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर आता है। तो डेफिनेटली ये जो रेगुलेटरी लॉज हैं, फ्रेमवर्क हैं, ये मेरी फाइनेंसिंग डिसीजन को कहीं ना कहीं हैम्पर करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो फैक्टर्स के अंदर ये भी आएगा। उसके बाद आता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। अदर कंपनीज का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है मैं उसको भी कंसिडर करूंगा, बट ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे को अपनी सर्कमस्टांस मेरे को खुद पता है कि मेरी बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है। अकॉर्डिंगली मैं सोचूंगा और अकॉर्डिंगली डिसाइड करूंगा कि मैं कैसे पैसा रेज करूं। चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं डिविडेंड डिसीजंस की। तो आइए देखिए, डिविडेंड डिसीजंस बेसिकली क्या है, फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस, उसमें से कितना पैसा रिटेन करना है और कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है टू द शेयर होल्डर इन द नेम ऑफ डिविडेंड, रिटेन करना है इन द नेम ऑफ रिजर्व्स। सो बेसिकली होता क्या है, रिटर्न्स जनरेट करी और उसके अगेंस्ट हमने कुछ कॉस्ट थी वो कॉस्ट पे करी, अल्टीमेटली मेरे पास नेट प्रॉफिट्स आ चुके हैं। फाइनेंशियल मैनेजर्स अब उसमें से डिसाइड कर रहे हैं कि कितना पैसा रिटेन करें और कितना डिस्ट्रीब्यूट करें। अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब डिविडेंड का डिसीजन लिया जाता है कि कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कुछ फैक्टर्स हैं जो उनके डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। पहला है अर्निंग। तो अर्निंग का क्या है, देखो ध्यान से, डिविडेंड रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स, देयरफॉर कैन बी पेड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। सो डिविडेंड जो है एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट है और तभी पे हो सकता है जब बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है कि वो डिविडेंड पे कर सकते हैं। दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। एक कंसिस्टेंट अर्निंग ऑफ प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैं हायर डिविडेंड डिक्लेयर करने के बारे में सोच सकता हूँ, राइट। स्टेबल अर्निंग होनी चाहिए। इसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। मेरे को डिविडेंड भी भैया एक स्टेबल तरीके से पे करने की जरूरत है, बिकॉज एक शेयर होल्डर को एकदम से मैं ज़्यादा डिविडेंड पे करना स्टार्ट कर दूं, उसके बाद एकदम से कम पे करूं, तो इससे होगा क्या, एक डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है शेयर होल्डर्स के बीच में और अल्टीमेटली एक डिससेटिस्फेक्शन की वजह से इमेज भी खराब होती है। तो कंपनी फॉलो पॉलिसी ऑफ कंसिस्टेंट डिविडेंड अनलेस इट इज अश्योर्ड ऑफ परमानेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन अर्निंग। तो परमानेंट इंक्रीज और डिक्रीज करने की जरूरत नहीं है, बट एक कंसिस्टेंटली एक फिक्स रेट से डिविडेंड पे करते रहो, ये इंश्योर करना पड़ता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि उनके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करेगा। उसके बाद है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अगर बिजनेस फर्दर किसी डाइवर्सिफिकेशन के लिए जा रहा है, किसी दूसरी प्रोडक्ट लाइन में एंटर कर रहा है या बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोच रहा है, तो वहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग्स की रिक्वायरमेंट है, राइट। वहाँ पर जो है फिर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करने के बारे में सोचा जाता है। उसके बाद है कैश फ्लो पोजीशन। बिजनेस की कैश फ्लो की पोजीशन कैसी है। कभी कभार क्या होता है कि बुक में प्रॉफिट्स हाई होते हैं बट एक्चुअल में कैश की सिचुएशन नहीं है, मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है या कहीं भी मैंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है जिसकी वजह से मेरे पास लिक्विड फॉर्म में कैश अवेलेबल नहीं है बिजनेस में, और लेकिन बुक में हमारे पास एक सफिशिएंट प्रॉफिट का अमाउंट हमें देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मेरे डिविडेंड पे करना मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया डिविडेंड पे करने के लिए मेरे को कैश चाहिए, राइट। शेयर होल्डर प्रेफरेंस। शेयर होल्डर प्रेफरेंस मतलब क्या, देखो ध्यान से, while declaring the dividend, management keeps in mind the composition of shareholder. composition of shareholder मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट में, मतलब जो जिन लोगों ने मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसमें किस एज ग्रुप के लोग हैं। अगर ज़्यादा बूढ़े हैं तो उन्होंने डेफिनेटली ग्रेचुइटी का ईपीएफ वगैरह का पैसा अपना पूरा इकट्ठा जो है इन्वेस्ट कर रखा होगा मेरी बिजनेस में, है ना, शेयर होल्डर्स ने, तो डेफिनेटली वो एक फिक्स अर्निंग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो एज ग्रुप बड़ा मैटर करता है। कुछ ऐसे होंगे जिनको अर्निंग से, रेगुलर अर्निंग से मतलब नहीं है, बट वो एक अर्निंग पर शेयर मतलब लंबे समय के लिए ग्रोथ चाहते हैं। तो मैं हर चीज़ को कंसिडर करूंगा। कॉम्पोजिशन मतलब मैं देखता हूं कि मेरे इन्वेस्टर्स में कौन कौन
कितनी कितनी एज के लोग हैं और उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। तो शेयर होल्डर प्रेफरेंस को मेरे को देखना पड़ता है, तो ये भी एक मेजर फैक्टर है जो कि मेरे डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करेगा। उसके अलावा है स्टॉक मार्केट रिएक्शन, alteration on avoiding dividend payments create wrong image among both actual and potential investor and share price may get down। होगा क्या कि अगर मैं अवॉइड करता हूँ, डिविडेंड पे नहीं करता हूँ, या डिविडेंड छोड़ देता हूँ, या कम पे करता हूँ, या अवॉइड करता हूँ, तो डेफिनेटली उससे होगा क्या, एक इमेज खराब होगी मार्केट में मेरी, ठीक है, मेरी कंपनी की। और उससे होगा क्या कि इमेज से होता क्या है कि एक्सपेक्टेशन गिरती है, और एक्सपेक्टेशन की वजह से आपके शेयर की डिमांड गिरेगी, और जैसे ही डिमांड गिरेगी तो ऑटोमेटिकली आपके शेयर का प्राइस भी डाउन होगा। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, अगर एक लेवल ऑफ ट्रस्ट बना के रखूंगा, एक रेगुलर अर्निंग पे करता रहूंगा, डिविडेंड पे करता रहूंगा अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो डेफिनेटली एक लेवल ऑफ ट्रस्ट मेंटेन करूंगा, और लेवल ऑफ ट्रस्ट बना रहेगा तो ही मैं कैपिटल मार्केट के अंदर मैं टिकूंगा, अदरवाइज मैं नहीं टिक पाऊंगा। अगर मेरे को ज़्यादा एक्सेस चाहिए कैपिटल मार्केट के अंदर, तो भैया डिविडेंड मेरे को ज़्यादा पे करते रहना पड़ेगा, एक कंसिस्टेंटली पे करता रहना पड़ेगा। और वाइसा वर्सा सिचुएशन हो सकती है, अगर मैंने अवॉइड किया, या मैंने पे नहीं किया, या मैंने कम पे किया, तो ट्रस्ट जाएगा, और ट्रस्ट के जाने से होगा क्या, एक्सेस ऑफ कैपिटल मार्केट मेरा चला जाएगा। उसके बाद आता है लीगल कॉन्स्टेंट्स, कानूनी रुकावटें। प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट मस्ट बी कंसीडर वाइल डिक्लेयरिंग डिविडेंड। मेरे को कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ता है जब मैं डिविडेंड को डिक्लेयर करता हूँ, ओके। तो ये एक लीगल कॉन्स्टेंट्स है। टैक्सेशन पॉलिसीज हैं, टैक्सेशन पॉलिसी के अंदर क्या आता है, नो टैक्स बेनिफिट इन डिविडेंड पेमेंट। डिविडेंड पेमेंट के सिनेरियो में मेरे को कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये था मेरी तरफ से पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्विक रिवीजन। मेक श्योर 2 वीडियोस और अवेलेबल है हमारे चैनल पर, उनको भी देखोगे, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मेक श्योर दोनों वीडियोस को अच्छे से देखोगे और इसके सारे आप हैंड रिटन नोट्स बना लोगे। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।